नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 7 डेलीगेशन जो है दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजा है भारत सरकार ने, सांसदों का डेलीगेशन जो दुनिया के देशों को बता रहे हैं लोग जाकर के वहाँ कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी देश है, वो आतंकी भेजता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दौरा कर रहा है। आज से लेकर के आगे 6 दिनों तक उनका जो प्रोग्राम है वो 6 राज्यों में जाएँगे। आज वो गुजरात में है, कल भी गुजरात में थे। 26-27 उनका प्रोग्राम गुजरात का, 29 तारीख को वो सिक्किम, बंगाल, 30 तारीख को उत्तर प्रदेश, बिहार, 31 तारीख को मध्य प्रदेश, ये उनका दौरा है। और वो जहाँ करके उन प्रदेशों में जा करके क्या करेंगे? ये एक सवाल है कि क्या करने जा रहे हैं? क्या वो बताने जा रहे हैं? भारतीयों को भी बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के साथ आतंकवाद की घटना की और हमने जवाब दिया। तो अब बिल्कुल सही है, वही करने जा रहे हैं। हालाँकि विपक्ष के लोग इसको जो है चुनावी कार्यक्रम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका पूरा अभियान जो है ऑपरेशन सिंदूर को कैसे ऑपरेशन वोट बैंक बनाया जाए, इसमें लग गए हैं नरेंद्र मोदी। और ये जो गुजरात में भी देखिए कल गए, कल उन्होंने सुबह 10 बजे उनका बड़ोदरा में रोड शो था, फिर 11 बजे दाहोद में जनसभा और रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, फिर 2:30 बजे भुज में रोड शो, 3 साढ़े 3 बजे भुज में जनसभा, 6:30 बजे अहमदाबाद में रोड शो, फिर 27 तारीख को यानी आज उनका होगा सुबह 11 बजे गांधीनगर में महात्मा मंदिर शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम होगा, 12 बजे अहमदाबाद से दिल्ली रवाना हो गए और इसी तरह बाकी प्रदेशों में भी उनका होगा। एक बार भी पहलगाम नहीं गए, एक बार भी उनके पास नहीं गए जो हमारे नागरिक शहीद हुए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके पास नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी एक बार भी किसी के परिवार से मिले नहीं। लेकिन कल जो जनसभा हुई, जो रोड शो किया, जो जनसभा की, उसमें सूफिया कुरैशी जो है, उनके परिवार के लोग वहाँ थे और बाकायदा जो है उनके परिवार के लोगों के बयान दिलवाए गए, उनके भाई बोले, उनकी बहन बोली, मीडिया में भी, उनके पिता भी बोले, तमाम चीज़ें की। ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी क्या-क्या बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? अब जब विपक्ष आरोप लगाता है कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, तो भक्तों को लगता है कि विपक्ष जो है गलत बयानी कर रहा है। अगर आपने वीडियो देखा होगा उनका भाषण का, तो शुरुआत के काफ़ी समय तक वो भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। तब तक लगाते रहे जब तक जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग थे, भक्त थे, वो थक नहीं गए। आवाज़ जब कम पड़ी तो नरेंद्र मोदी जी चुप हो गए। ये भारत माता की जय से शुरुआत करने का क्या मतलब है? क्या देश के भीतर देशभक्ति की कमी हो गई है? लोग देशभक्त नहीं रहे कि भारत माता की जय बोल करके उनको देशभक्त बनाया जा रहा है? तो कहेंगे कि ये जो बीजेपी है उसका पूरा एजेंडा राष्ट्रवाद को लेकर के रहता है कि राष्ट्र प्रथम, नरेंद्र मोदी बोलते हैं नेशन फर्स्ट। और जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण में क्या है, मैं थोड़ा सा अंश आपको दिखाता हूँ, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मीडिया में ये खबरें आती रही कि 21 आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर, उसमें से 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चूंकि आपके सामने सब है, तो सवाल उठता है कि 12 आतंकी ठिकाने किसके लिए। फिर उन्होंने कहा, एक तो पहले लाइन में कहा उन्होंने कि 144 करोड़ को चुनौती थी, फिर कहा कि आप बताइए ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों से
सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। अब बताइए कि वो जो 4 आतंकी या 5 आतंकी या 3 आतंकी, अभी तक नंबर तय नहीं हो पाया, जो आतंकी वारदात करके गए, हमारे 26 लोगों को मार करके गए, उनके बारे में कहीं 2 लाइन नहीं बोला कि कहाँ है, क्या हुआ उसका, क्या वो मिट्टी में मिला या नहीं मिला, कहीं चर्चा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि साथियों, जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। भाषा देखिए, जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। और आदिवासी समाज में लोग पीछे रह गए, उनमें भी पीछे रहने वालों की चिंता, उनमें भी पीछे रहने वालों की चिंता मैं करता हूँ। मैंने उनके लिए भी योजना बनाई, लाखों आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। मैं यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा हूँ। अब आदिवासियों को ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों के लिए पहली बार, अब तक की सरकारों ने आदिवासियों के लिए कोई प्रोग्राम बनाया नहीं, पहली बार आदिवासी समाज के लिए कुछ काम हुआ है। जबकि सबको पता है कि आदिवासी समाज का एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण है, ढेर सारे काम हुए, लेकिन ये इस तरह की गोल मटोल का बातें करके आम आदमी को अपनी कथा सुनाते हैं। उसके बाद रोड शो किया। रोड शो करने का क्या मतलब था, क्या बताना चाह रहे थे? जबकि हम सबको पता है, उसमें से कोई भी सवाल जो राहुल गांधी करे, जो पत्रकार करे, जो सामान्य आदमी सवाल करे कि भाई नरेंद्र मोदी जी, ये बतलाइए कि जो आतंकी आए थे वो कहाँ गए। नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए कि ये सीज फायर क्यों किया, क्या आपने टारगेट अचीव कर दिया था, क्या उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्या पाकिस्तान ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम आतंक लेकर के आतंक फैलाते हैं और आगे से नहीं फैलाएंगे। अक्सर इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान ने माना था कि हम आगे गड़बड़ी नहीं करेंगे, शांति समझौता यही था। और उसमें था कि कोई बलपूर्वक जो है सीमा जो तय हुई है उसको बदलेगा नहीं। 1971 में क्या हुआ, अक्सर लोग पूछते हैं, भक्त खास करके जो पढ़ते लिखते नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे घूमते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि 1971 के बाद जो 1972 में जो बना, शिमला समझौता हुआ, उसमें बहुत कुछ इंदिरा गांधी ने गवा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 देश बने, इस बात पर सहमति बनी कि जो एलओसी है, एलओसी ये है, उसके पहले 1948 में उसमें मध्यस्थ करने के लिए था यूएन, यूनाइटेड नेशंस। लेकिन 1972 में जो बना उसमें हुआ कि अब हम दोनों देश मिलकर के तय करें और शांतिपूर्ण तरीके से तय करें, हम कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे, ये तय हुआ था। तो जो यूएन में मामला था वो पाकिस्तान और भारत के बीच आ गया। हालांकि बार बार शिमला समझौता तोड़ता रहा, वाजपेयी जी के समय को याद कीजिए, करगिल हुआ, मोदी जी के समय कई बार हुआ, और उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, ये तमाम हुआ। और इसके बाद अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद क्या हासिल किया, ये सवाल तो उठेगा, क्या हासिल किया, क्या पाकिस्तान आइसोलेटेड हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो यही हुआ कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। इसीलिए हमने 7 शिष्टमंडल भेजे हैं दुनिया के बाकी देशों में कि जाइए और बताइए कि भारत आतंक पीड़ित देश है, पाकिस्तान ने उसके साथ आतंकी भेज करके बराबर जो है खतरा पैदा करता रहता है। जो वहाँ कहा है इन्होंने, शशि थरूर ने, अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका से गुयाना जाएंगे, वहां उन्होंने क्या कहा, अमेरिका में उन्होंने कहा, और वो संबोधित कर रहे थे, वो मोदी मोदी करने वाले लोगों को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो वहाँ का जो प्रेस है, जो थिंक टैंक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों से संवाद कर रहे थे। और कुछ लाइनों में शशि थरूर ने वो सब बता दिया
जो 11 साल में मोदी जी बता नहीं पाए। यहाँ मोदी जी की एक बात नहीं है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, सुनिए। शशि थरूर ने कहा कि अब हमने न केवल नियंत्रण रेखा पार की है, बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है। हमने पाकिस्तान के हृदय स्थल पर हमला किया है। हमने ऐसा केवल आतंक के बारे में संदेश देने के लिए किया है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में रुचि नहीं रखते। हम अकेले रहना पसंद करते हैं। हम पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि हम जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर देंगे। आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम जो है अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे। क्या क्या बोलते हैं। कोई बोलता है कि पाकिस्तान धरती से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं शशि थरूर कि हम पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं। उसमें वो भी बात है जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर, कई शहरों पर कब्जा कर लिया था, तो वापस लौटा दिया गया। तो उसी का है। फिर इंदिरा गांधी ने जब काफी जमीन 9,000 कुछ 5,000 सर 5,000 स्क्वायर वर्ग मील जमीन भारत ने कब्जा कर लिया था 1971 में। उस पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान है, बांग्लादेश में नहीं। और उसके बाद वो जमीन लौटा दी इंदिरा गांधी को। वो इसलिए कि हम तुम्हारी जमीन कब्जा नहीं करना चाहते हैं। हमारा संवाद, हमारा झगड़ा, हमारा विवाद सिर्फ कश्मीर को लेकर के है, चूंकि कश्मीर हमारा है, तुमने कब्जा किया हुआ। ये भारत का स्टैंड रहा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा, अगर पार्टी के स्तर पर बात करें तो। हालांकि मैं पार्टी के स्टैंड पर बात नहीं करता हूँ। उस समय जो था उसमें विपक्ष भी था, विपक्ष का भी था कि हाँ ठीक। और जब शिमला समझौता के दौरान इंदिरा गांधी ने 5,000 स्क्वायर मील जमीन लौटा दी थी, 93,000 सैनिकों को लौटा दिया था, तब संसद में ये सवाल उठा था कि अभी पाकिस्तान तो मजबूर था, अभी जो चाहते उसे करवा सकते थे, आपने उसकी जमीनें क्यों लौटा दी? इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो वर्साई संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिस तरह से जर्मनी को प्रताड़ित किया गया था, अपमानित किया गया था, उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और हिटलर पैदा हुआ। एक बड़ा विश्व युद्ध जो है दुनिया को झेलना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हम ऐसा बर्ताव करें, और पाकिस्तान के साथ सम्मान वाला बर्ताव किया। संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान भी है। जब हमने पाकिस्तान को मान्यता दे दी और मान लिया कि पाकिस्तान अलग देश है, तो संप्रभु राष्ट्र था। इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर के भी जो दुनिया के बाकी देशों ने तो दे दिया था कि हाँ बांग्लादेश से अलग राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना था। तो थर्ड पार्टी के तौर पे पाकिस्तान को बिठाया गया। ये जो 93,000 सैनिक हैं वो तभी मिलेंगे जब बांग्लादेश जो है साथ बैठेगा। और बैठाया पाकिस्तान ने, बैठा तो स्वीकार किया पाकिस्तान ने कि हाँ बांग्लादेश अलग देश है। अब जो नरेंद्र मोदी गीत सुना रहे हैं, उस गीत में क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल है। शशि थरूर कह रहे हैं कि दुख की बात है कि हम एक यथास्थितिवादी शक्ति हो सकते हैं। यथास्थितिवादी मतलब जैसा है अभी, मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उस स्थिति पे हम बात करने को तैयार है। हम लड़ेंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है एक संशोधनवादी शक्ति है। मतलब हम कोई भी बात करते हैं, भारत कोई भी संवाद करता है तो संवाद को आगे रखता है, सेना को आगे नहीं रखता है। पाकिस्तान जो है हमेशा बंदूक आगे रखता है। और वो कहते हैं शशि थरूर कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान हमारी जमीन हासिल करना चाहता है, जो विवादित जमीन है वो हासिल करना चाहता है। और इसके लिए वो परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि आतंकवाद को अपना माध्यम बनाता है, और ये हमें स्वीकार है। देखिए कुछ पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी शशि थरूर। शशि थरूर की लोग आलोचना करते हैं, मैं भी कई बार आलोचना करता हूँ कि शशि थरूर कांग्रेस की लाइन से हट जाते हैं। पार्टी की एक लाइन होती है, पत्रकार को तो ये अधिकार है कि हर लाइन को छोड़ दे, लेकिन पार्टी के नेता के पास ये अधिकार नहीं होता है। पार्टी के नेता के पास होता है कि पार्टी जो तय करे, जो नेता तय करे, उस पर लाइन पे चलना होता है। लेकिन शशि थरूर ने जो कहा, महत्वपूर्ण बात कही। क्या नरेंद्र मोदी कहीं ये कहते नजर आते हैं?
क्या अमित शाह जी ने कहा? अमित शाह जी ने तो कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लड़ के लेंगे, हमारे सीने में दम है। आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने के भीतर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो मौका था, क्यों नहीं लिया? लेकिन ये फ्लॉप हुए जो ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये जो है जा करके बता रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और बताएंगे कि हमने क्या कहा, क्या किया। और देखिए, आगे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा आज, मतलब कल, ये आगे भी बोलेंगे, हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी सेना को क्या मिट्टी में मिलाने का अवसर दिया है? कि पाकिस्तान के भीतर जो ये अहंकार है कि हम हिंदुस्तान से लड़ लेंगे और उसकी जमीन छीन लेंगे, क्या उस अहंकार को मिट्टी में मिलाने दिया अपने सेना? युद्ध जो रुकवा दिया, वो किसके कहने पे रुकवाया? ट्रंप तो लगातार, ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा, बार बार कह रहे हैं, व्यापार की वजह से, व्यापार की धमकी दी और हमने रुकवा दिया। मोदी जी नहीं बोल पाए, न ट्रंप से फोन करके बात कर पाए, न भारत में जो अमेरिकी राजदूत है उसको बोल पाए। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्या रह गई? आगे वो बता रहे हैं कि क्या हमने तरक्की की, 140 करोड़ भारतीय देश को विकसित कर रहे हैं। तो कौन बोल रहा है कि 100 करोड़ ही विकसित कर रहे हैं? फिर देखिए, अभी गीत गाया जा रहा है कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, जापान को भी पीछे पछाड़ दिया। $4.19 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। ये गीत गाया जा रहा है, चैनलों पे गीत गाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें गीत बजाया गया। तरक्की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, देश की तरक्की के लिए तो आपको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने दिया है, हमारे साथी आपको दिखाएंगे उसका स्लाइड, कि 2011 में ही चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया था। और ये अर्थव्यवस्था का जो खेल है वो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो दूसरा देश ठहरा हुआ है। दूसरा, रूस कभी आगे था, रूस पीछे है, कभी जर्मनी आगे हो जाता है, कभी जर्मनी पीछे हो जाता है। ये क्रम है, ये चलता रहता है, क्योंकि सबकी अलग अलग चीजें। लेकिन जो अर्थव्यवस्था और जो के मजबूत होने की बात है, वो मजबूती जो है दिखाई पड़ती है प्रति व्यक्ति आय से। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन हमारी आय कितनी है? देखिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय जो है $65,000 है। भारत की कितनी है? 2,880, जो मीडिया में है। अब मीडिया में क्या सच है क्या झूठ है वो मैं अभी बताने की पोजीशन में नहीं, कि भारत सरकार का जब डेटा आएगा तभी हम बता सकेंगे, या कोई और सर्वे एजेंसी का आएगा। लेकिन जो है $2,880 प्रति व्यक्ति भारतीयों की आय, $65,000 अमेरिका की आय, $17,000 जो है के आसपास 1987 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। अभी 65 है, 17 × 4 = 68, लगभग चौगुना हो गई वहां की अर्थव्यवस्था 1987 से यहाँ तक। अब चीन की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है 2008 में जो थी वो $4 ट्रिलियन की थी, 2008 में। और उस समय प्रति व्यक्ति आय $3,500 थी, $3,500 उस समय। हम आज हैं $2,880। इससे भी समझ लीजिए हमारी तरक्की कितनी है। आबादी में हम लगभग बराबर बराबर है। तब तो चीन हमसे बहुत आगे थी, तब भी उसकी आय जो है ज्यादा थी, 3,500। आज तो 2,880। और अभी जो है चीन की आय जो है $12,000 प्रति व्यक्ति है। जापान की भी स्थिति है, जापान हमसे बहुत कई गुना आगे है। तो ये जो आर्थिक जीडीपी, आर्थिक व्यवस्था, इन सबके हवाले दिए जा रहे हैं, ये जान करके दिए जा रहे हैं, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो, आप सवाल न पूछें। सवाल आप जब पूछेंगे तो आधे अधूरी चीजें बता दी जाएगी। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कितना आगे आ गए, कितना आ गए, डेटा के साथ बताइए। कहीं डेटा आपको नहीं मिलेगा।
लेकिन अब है कि धीरे-धीरे पोल खुल रहा है। आप आखिर कितने दिन तक आधा सच बोल कर के काम चलाएँगे, झूठ बोल कर के काम चलाएँगे? नेहरू पे, इंदिरा पे कीचड़ उछाल कर के काम चलाएँगे। ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा मौका था नरेंद्र मोदी जी को कि दुनिया के सामने भारत की तस्वीर रखते, दुनिया को बताते, पाकिस्तान को बताते कि तुम जो समझते रहते हो ना, बोलते हैं कि 10 साल पहले का भारत नहीं है, वो नया भारत है। क्या है नया भारत? पाकिस्तान को क्या जवाब दिया नए भारत? 1971, 1965 से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया है। साल भर से ऊपर लड़ाई चलती रही थी। 1947 में जो लड़ाई शुरू हुई थी, 1948 के बाद बंद हुई। आप 4 दिन में बता रहे हैं, पूरी दुनिया में शिष्टमंडल भेज रहे हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। और चीन जो है अमेरिका से बराबरी कर रहा है, अमेरिका से राह ठाने हुए एक तरह से कहीं। जो ये कहा जा रहा था कि अब अमेरिका की अकेले की बादशाहत है, अकेले की दादागिरी है, चीन लगातार चुनौती दे रहा है। और ये भी खबर आई है कि ये जो हथियारों का बाजार है, बड़ा तेजी से उसमें विस्तार हुआ है, और इस विस्तार में चीन ने लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत की है। और उसकी जो खरीद है, जो आयात है, 47% तक आ गया है। और भारत पिछले एक दशक में 104% वृद्धि की है हथियारों के आयात में। दुनिया में सबसे बड़े जो है हथियारों के खरीदार हम हैं। एशिया रीजन की बात करें तो 27% हथियार हम खरीदते हैं। और इतना हथियार खरीदने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर हम पाकिस्तान से लड़ नहीं पाते हैं, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाते हैं, बातों से जवाब देते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये विडंबना है। और सच जो है छुपता नहीं है, इतिहास में तो हर चीज सामने आ जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में आप जो है उसको गप करके ढक दीजिएगा तो कब तक ढकेगा? चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन दिल जीतना, इतिहास को जीतना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।